Hello students, welcome to the class. Today we will study about the replication. Class 12, chapter 6, molecular basis of inheritance biology. तो रेप्लिकेशन क्या होता है? आपने डीएनए के बारे में स्टडी किया, आरएनए के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा और आपने ये भी देखा कि जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो अब रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, डीएनए मल्टीप्लाई करता है और अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज़ को बनाता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। या हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि आपने देखा कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्टैंड होता है। और जब भी रेप्लिकेशन होती है तो ये जो डबल स्टैंड होते हैं आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ओनली वन स्टैंड को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन के लिए, मतलब आगे इससे फर्दर कॉपीज़ को बनाने के लिए। और जिस स्टैंड को हम यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और हम उसमें क्या करते हैं, जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम एक सिंगल स्टैंड यूज़ करते हैं और उसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टैंड। नए डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए हम एक सिंगल स्टैंड को यूज़ करेंगे जिसको हमने टेम्पलेट स्टैंड बोला है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ पे होती है, तो आपने देखा प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं, तो दोनों में साइट जो होती है अकरेंस की वो अलग अलग ही होती है। जैसे कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर होती है, आपको पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर इसकी रेप्लिकेशन होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, सारा मटेरियल स्क्रैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसीलिए वहाँ बोला गया कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो होता है। अब बात आती है इसके प्रोसेस की। अब ये प्रोसेस होता कहते हैं तो सबसे पहले आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना किसी चीज़ की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस डीएनए को सेपरेट करना है एक दूसरे से। तो सेपरेट करने के लिए या आप बोल सकते हो इसको हमने क्या करना है, अनवाइंड करना है। इसको हम अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम हमेशा हम ओपनिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने क्या करनी है, ओपनिंग करनी है। अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे हेलिकेज यहाँ पे बाइंड करता है। एक चीज़ और, हेलिकेज हमेशा जो बाइंड करेगा वो एटी रिच रीजन के साथ बाइंड करेगा। जब आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है उसमें आपने देखा था एटी ए के साथ टी पेयर करता है, जी के साथ सी पेयर करता है। ये नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं और इन्हीं की पेयरिंग होती है पूरे स्टैंड में। तो हमेशा हेलिकेज ऐसी जगह पे बाइंड करता है जहाँ पे एटी रिच कंडीशन हो, यानी कि जहाँ पे बार बार एटी एटी इस तरह से पेयरिंग हो रखी हो। और क्योंकि सपोज करो, क्योंकि मैंने बताया था एटी के ए और टी के बीच में होती है डबल बॉन्डिंग, जी और सी के बीच में होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। अगर सपोज करो आपके पास एक लकड़ी है, उसको तोड़ना आपके लिए इजी होगा, और अगर आप दो लकड़ियों को एक साथ तोड़ते हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हेलिकेज हमेशा ऐसी एटी रिच कंडीशन पे बाइंड करता है ताकि वो इजीली से ब्रेक कर सके बॉन्ड को और उसकी इतनी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और ओपनिंग जो है वो हो जाए। और जहाँ से ओपनिंग होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ORI, मतलब जहाँ से अनवाइंडिंग होना स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को हम ORI कहते हैं, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। अब सपोज करो ये डबल स्टैंड है, यहाँ पे हेलिकेज बाइंड कर चुका और इस तरह से ओपनिंग हो रही है, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी वहाँ पे बन जाती है जिसको वाई शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो यहाँ पे आपका बना है इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन फोम। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, इनिशिएशन होती है। अब आपका जो डीएनए है वो आपका क्या है, सेपरेट हो चुका है। अब इसमें से आपको एक ही स्टैंड यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे आपका आएगा इलोंगेशन। यहाँ पे अब आपका एंजाइम वर्क करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। ये ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही मूव करता है। जैसा कि आपको पता है कि जो डीएनए के जो स्टैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करता है। एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। और यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पे मूव करता है, हमेशा 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं डीएनए की। ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इसी को हम टेम्पलेट की तरह भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसे वर्क करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम है, यहाँ पे आप
सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पे आपकी सिंथेसिस करता है। सॉरी, हमने इस वाले स्टैंड को यूज़ किया है टेम्पलेट की तरह 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और इस तरह से एक नए स्टैंड की सिंथेसिस होगी। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। फर्स्ट जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोज करो यहाँ पे ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री टी वाले सेगमेंट को बाइंड करेगा। इस तरह से वो एक के बाद एक सेगमेंट्स को बाइंड करता जाता है और यहाँ पे एक कंप्लीट स्टैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब दूसरे स्टैंड की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, क्योंकि ये एक तरह से कंटिन्यूस हो रहा है प्रोसेस, तो इसको हम कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है। अब आपने यहाँ क्या देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज करता है, लेकिन ये स्टैंड तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अब क्या होएगा, प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा। प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का, तो यहाँ पे हमने प्राइमर को ऐड करना है। फिर यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है इस तरह से होएगी और वो डिसकंटिन्यूस होएगी, यानी कि फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में होएगी। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अब हमने इन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तो इन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। और इस स्टैंड को हम बोलते हैं ओकाजाकी। ये आपके जो फ्रैगमेंट्स है इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, और ये जो स्टैंड बना है इसको बोलेंगे हम लैगिंग स्टैंड या डिसकंटिन्यूस स्टैंड। ये वाला आपका लीडिंग या कंटिन्यूस और ये वाला आपका लैगिंग या फिर डिसकंटिन्यूस, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। फिर हम वहाँ से प्राइमर को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए भी आपको एंजाइम चाहिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज आप फर्स्ट को यूज़ करते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अलग प्रोसेस है, वहाँ पे यूकैरियोट्स की बात करें तो अलग एंजाइम यूज़ होंगे। प्रोसेस सारा सेम है, लेकिन थोड़ा एंजाइम्स का वहाँ पे फ़र्क रहता है। फिर वहाँ पे अब हमने क्या करना है, इन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन भी करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें एक लाइगेज एंजाइम चाहिए। लाइगेज एंजाइम ज्वाइनिंग का काम करता है, वो इन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। और आपके पास अब यहाँ देखो, आपके पास ओनली 1 डीएनए था, अब यहाँ पे एक डीएनए से आपके 2 नए डीएनए बन चुके हैं, 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं, एक वाली ये और एक वाली ये। सिंगल डीएनए से आपकी 2 कॉपीज़ बन गई, और इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब ये प्रोसेस तो चलता आ रहा है भाई, इलोंगेशन होती जा रही है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं, उसको वो बढ़ता जा रहा है। अब ये तो है नहीं कि वो कंटिन्यूस रहेगा, अब उसको स्टॉप भी करना होता है। तो स्टॉप कब होएगा, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन, यानी कि जब एंड हो जाता है रेप्लिकेशन का तो आपका टर्मिनेशन होता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाना। वो कब होएगा, जब ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये मर्ज कर जाएंगे, यानी कि कंबाइन कर जाते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से आपकी रेप्लिकेशन होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन के बारे में, सॉरी ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसका मतलब होता है डीएनए से आपको क्या करना है, अब आरएनए की फॉर्मेशन करनी है, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट अब फिर हम ट्रांसलेशन देखेंगे, यानी कि आरएनए से आपने बनाना है प्रोटीन, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, वो आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। थैंक यू।